गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की हमारी ये वीडियो है क्वेश्चन पेपर 2017 सेट बी, जिसमें 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन हमने लिए हैं। हरियाणा बोर्ड स्कूल एजुकेशन इकोनॉमिक्स कक्षा 12th। तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले जो वीडियो हमने बनाई थी जिसमें सेट ए के जो क्वेश्चन थे वो 2 और 3 मार्क्स के, वो हमने सभी लिए थे। टोटल 10 क्वेश्चन हमने उसमें किए थे। और आज हम ले रहे हैं सेट बी के जो क्वेश्चन आंसर हैं। तो इस प्रकार से अभी जो हमारी जो वीडियो की जो सीरीज़ चलेगी बच्चों, वो सेट ए बी सी डी 2017, इसके बाद 2018, फिर 19, 20 और 21 की हम लगातार सीरीज़ बनाएंगे। तो सभी बच्चे इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। पहले जो वीडियो हमने बनाई है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये है 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का है। जो पहले जो हमने सेट ए में करवाया था तो उसमें पहला क्वेश्चन था व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, और यहाँ पर है सेट बी में समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो देखो बच्चों, समष्टि अर्थशास्त्र इसमें सामूहिक स्तर पर आर्थिक समस्याओं, जैसे सारी अर्थव्यवस्था, इनकी पूरी अर्थव्यवस्था, समूची अर्थव्यवस्था के कुल उपभोग, कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय आदि का अध्ययन किया जाता है। इसे आय तथा रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ होता है बड़ा, यानी कि वृहद समूहों का अध्ययन जिसमें किया जाता है। और समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो ग्रीक भाषा के मैक्रो MAKRO मैक्रोज शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बड़ा। तो क्लियर हो गया होगा बच्चों कि इसमें सामूहिक स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, बड़े समूहों का अध्ययन किया जाता है। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मांग का क्या अर्थ है। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों। तो देखिएगा, मांग का क्या अर्थ है, किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा, उसे संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त धन और धन को खर्च करने की तत्परता, यानी कि ये तीनों ही एक साथ होने चाहिए तब मांग कहलाती है। देखो बच्चों, अगर हम किसी वस्तु को केवल देख रहे हैं और वो हमें पसंद है, लेकिन उससे खरीदने के लिए हमारे पास धन भी नहीं है, और धन है अगर है तो हम खर्च नहीं करना चाहते, यानी कि खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो मांग नहीं कहलाएगी, केवल इच्छा कहलाएगी। अगर हमारे पास धन है, पर्याप्त धन है, और हम खरीद नहीं रहे हैं, तो वो हमारी आवश्यकता कहलाएगी, हमारी आवश्यकता। और अगर ये तीनों ही चीज़ें हैं कि हमारी इच्छा भी है उसको खरीदने के लिए, और हमारे पास पर्याप्त धन भी है, और हम धन को खर्च करने के लिए तैयार भी हैं, तो वो मांग कहलाएगी। ओके बच्चों, तो मांग का मतलब है तीनों चीज़ें, इच्छा, आवश्यकता और खर्च करने के लिए तैयार। तो ये आपका है मांग क्या कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ति का नियम क्या है। देखो बच्चों, पूर्ति का नियम, लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, व्हाट इज द लॉ ऑफ सप्लाई। पूर्ति का नियम बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर, यहाँ पर हम कोमा लगाएंगे, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत के बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है। जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी पूर्ति भी बढ़ेगी, क्योंकि बच्चों देखो, पूर्ति का जो संबंध है वो उत्पादक से है। किससे है? उत्पादक से। कोई भी विक्रेता हो, कोई भी उत्पादक हो, ज़्यादा कीमत मिलेगी तो ज़्यादा वस्तु बेचने के लिए तैयार होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पूर्ति का जो नियम ये बताता है कि कीमत के बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है, और कीमत के कम होने पर पूर्ति कम हो जाती है। अन्य शब्दों में पूर्ति के नियम से ज्ञात होता है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत और पूर्ति में धनात्मक संबंध है। इसको हम एक डायग्राम के द्वारा भी बना सकते हैं, दिखा सकते हैं। देखो बच्चों, पूर्ति का नियम इस प्रकार से हम दिखाएंगे, ये एस ये सप्लाई कर्व है, और यहाँ हम लेंगे प्राइस, और यहाँ हम लिखेंगे सप्लाई। तो देखो बच्चों, जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी पूर्ति भी बढ़ेगी, जैसे जैसे कीमत बढ़ी पूर्ति भी बढ़ी, यानी कि पूर्ति का नियम यही कहता है कि कीमत के बढ़ने पर पूर्ति भी बढ़ जाती है, और कीमत के घटने पर पूर्ति भी घट जाती है। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु विभेद किसे कहते हैं।
प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, वस्तु विभेद किसे कहते हैं? वस्तु विभेद बाजार की उस स्थिति को कहते हैं जिसमें विभिन्न उत्पादक अपने उत्पाद को अन्य सभी प्रतियोगियों के उत्पादन से अलग या अनूठा बनाने, जैसे आकार, वजन, पैकिंग आदि का प्रयत्न करते हैं। यानी कि सबका प्रोडक्ट अलग अलग होता है ताकि ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। देखो बच्चों, जो वस्तु विभेद है ये एकाधिकारी प्रतियोगिता जो बाजार होता है उसमें वस्तु विभेद की विशेषता पाई जाती है। यानी कि रंग, रूप, आकार, यहाँ तक कि पैकिंग में भी वस्तु दूसरी वस्तुओं के प्रति यानी कि उनके अपेक्षा भिन्न होती है। रंग, रूप, आकार, पैकिंग सभी में अलग अलग होती है, इसीलिए इसको वस्तु विभेद कहते हैं। और एकाधिकारी प्रतियोगिता जो बाजार है, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में की ये मुख्य विशेषता होती है कि एक तो वस्तु विभेद और एक विक्रय लागत प्रतियोगिता। जो एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार है उसकी ये मुख्य विशेषता है। तो ये क्लियर हो गया वस्तु विभेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर की परिभाषा दें। कर सरकार द्वारा वैधानिक रूप से यानी कि कानूनी रूप से वैधानिक रूप से गृहस्थों तथा उत्पादकों पर लगाया गया एक आवश्यक भुगतान है। इसको दूसरे तरीके से भी हम बता सकते हैं। देखो बच्चों, मतलब बताएंगे, कर एक अनिवार्य भुगतान है जो कि सरकार के बनाए गए कानून के अनुसार लगाया जाता है और जिसको अदा करना पड़ता है। देखिए, कर सरकार द्वारा वैधानिक रूप से गृहस्थों यानी कि परिवारों और उत्पादकों पर लगाया जाता है और ये एक अति आवश्यक भुगतान है और सरकार को अदा करना पड़ता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद में संबंध की चित्र सहित व्याख्या करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुल उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद में संबंध की चित्र सहित व्याख्या करें। देखो बच्चों, टीपी और एमपी में संबंध। देखो बच्चों, टीपी और एमपी में जो संबंध है, जब टीपी बढ़ती दर से बढ़ता है तो एमपी भी बढ़ता है। इसको मैं ना डायग्राम के माध्यम से तुम्हें समझाऊंगी, एक बार देखना। पहले हम डायग्राम बनाएंगे फिर इसको क्लियर करेंगे। तो देखो बच्चों, ये डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया है। यहाँ पर आप देखेंगे, इसका एक मैं अलग से डायग्राम बनाऊंगी। देखो बच्चों, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो बच्चों, यहाँ पर आपने देखा ये है टीपी, ये टीपी है। और अभी बताया कि जब टीपी बढ़ता है, अब टीपी में और किस में संबंध पूछा है, अभी हम देखेंगे। टीपी में और एमपी में संबंध पूछा है। जब टीपी बढ़ती दर से बढ़ता है तो एमपी भी बढ़ता है, और जब टीपी घटती दर से बढ़ता है तो एमपी घटता है, और जब टीपी अधिकतम होता है तो एमपी शून्य होता है, जब टीपी घट रहा होता है तो एमपी माइनस होता है। इन सभी के पॉइंट्स को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो देखो बच्चों, जब टीपी बढ़ता है तो एमपी भी बढ़ता है। ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ तक हमारा एमपी बढ़ा है, यहाँ तक एमपी बढ़ा है। और जब टीपी बढ़ता है, बढ़ती दर से बढ़ता है तो एमपी बढ़ता है, और जब टीपी घटती दर से तो एमपी घटता है। देखो बच्चों, हम यहाँ पर ये हाईएस्ट है टीपी और यहाँ पर ये शून्य है, तो इसको हम यहाँ मिला लेंगे। ये एमपी है, ये क्या है, एमपी है। जब टीपी बढ़ती दर से बढ़ा तो एमपी भी बढ़ा, ये देखो बढ़ रहा है। जब टीपी घटती दर से बढ़ा तो एमपी घट रहा है। जब टीपी हाईएस्ट है तो हाईएस्ट यहाँ पर होगा बच्चों, देखो हाईएस्ट ये पॉइंट है। जब टीपी हाईएस्ट है, देखो यहाँ पर हाईएस्ट है, तो ये शून्य होता है, जीरो। कौन, एमपी। जब टीपी घट रहा होता है, ये टीपी है, ये घट रहा होता है तो ये ऋणात्मक होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है एमपी। तो ये चार संबंध हमने देखे। देखो बच्चों, यहाँ पर हमने लिखा टीपी और एमपी, ठीक है। यहाँ पर हमने टीपी और एमपी लिया और इधर लिया, यहाँ पर हम लेंगे वेरिएबल फैक्टर्स। यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेरिएबल फैक्टर्स, यानी कि जो उत्पादन के जो साधन है वेरिएबल फैक्टर, श्रमिक, श्रम जो होता है वेरिएबल फैक्टर होता है, या श्रम की इकाइयाँ भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर श्रम की इकाइयाँ लिखें
और इधर कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन लिखिए। तो देखो बच्चों ये संबंध हमने समझाया। देखिए बिल्कुल आसान सा है, जब टीपी बढ़ती दर से बढ़ता है तो एमपी भी बढ़ता है, जब टीपी घटती दर से बढ़ता है तो एमपी घटता है, जब टीपी हाईएस्ट है तो एमपी जीरो है, और जब टीपी घटता है तो एमपी ऋणात्मक हो जाता है। तो देखो जैसा ये पीछे ये एक चित्र बना रखा है, इसमें भी आप देख सकते हो इसी प्रकार से यहाँ पर ये मैक्सिमम है टीपी और यहाँ पर एमपी शून्य है। यहाँ पर आपने देखा जब ये बढ़ती दर से बढ़ता है तो देखो एमपी भी बढ़ता है, और जब ये घटती दर से बढ़ता है तो ये घटता है। तो बिल्कुल जब ये घटता है तो देखो ये एमपी ऋणात्मक है, यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाता है। तो ये क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, एकाधिकार तथा एकाधिकारी प्रतियोगिता में कोई चार अंतर बताइए। देखेंगे बच्चे, एकाधिकार तथा एकाधिकारी प्रतियोगिता में कोई चार अंतर बताइए। देखो बच्चों, पहला है वस्तु की प्रकृति। एकाधिकारी प्रतियोगिता की दशा में वस्तु विभेद पाया जाता है, जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, जबकि एकाधिकार की स्थिति में वस्तु विभेद आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, विक्रेताओं की संख्या। एकाधिकारी प्रतियोगिता में निकटतम स्थानापन्न का उत्पादन करने वाले बहुत सारे विक्रेता होते हैं। इसके विपरीत एकाधिकार में केवल एक ही विक्रेता होता है। देखो बच्चों, जो एकाधिकार का देखो नाम से स्पष्ट है, एक व्यक्ति का अधिकार, एक उत्पादक का अधिकार, पूरे बाजार में केवल एक ही विक्रेता होता है तो वो एकाधिकार कहलाता है। और एकाधिकारी प्रतियोगिता का मतलब होता है पूरे बाजार में बहुत सारे विक्रेता होते हैं लेकिन आपस में प्रतियोगिता होती है। देखो एकाधिकार भी है और प्रतियोगिता भी है, यानी कि एकाधिकारी प्रतियोगिता। उसमें क्या है, एकाधिकारी प्रतियोगिता में सबका जो प्रोडक्ट है ना, सबका जो उत्पादन है वो उसमें वस्तु विभेद होता है, किसी न किसी रूप में अलग अलग होता है, लेकिन प्रतियोगिता है क्योंकि वो प्रतिस्थापन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। देखिएगा तीसरा पॉइंट क्या कहता है, नई फर्म का प्रवेश। देखो बच्चों, साधारणतः एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थिति में दीर्घकाल में फर्मों का बाजार में प्रवेश करना संभव है, जबकि एकाधिकार में ये संभव नहीं है। भाई जब एकाधिकार है तो दूसरी फर्में आ ही नहीं सकती, अगर आ गई तो एकाधिकार खत्म हो जाएगा, जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में तो बहुत सारी फर्में होती हैं। फोर्थ जो पॉइंट है वो है बिक्री लागत। एकाधिकारी उत्पादक को केवल उत्पादन लागत उठानी पड़ती है, जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में उसे उत्पादन लागत के अतिरिक्त विक्रय लागतें भी उठानी पड़ती हैं। देखो बच्चों, जो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है या जो विक्रय जो लागतें हैं वो एकाधिकार में नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि वो एक ही मालिक है, पूरे बाजार में एक ही विक्रेता है, तो उसको ऐड कराने की या विक्रय लागत लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो भी ग्राहक जाएंगे उसके पास जाएंगे। लेकिन एकाधिकारी प्रतियोगिता में वस्तु विभेद होने के कारण विज्ञापन का के ऊपर खर्च, विक्रय लागतों के ऊपर खर्च, यानी कि विक्रय लागतें विज्ञापन का खर्च ही विक्रय लागतें होती हैं, तो उनके ऊपर खर्चा करना पड़ता है, पोस्टर लगाने पड़ते हैं, ऐड देनी पड़ती है। तो इस तरह से यह ध्यान देने योग्य है कि एकाधिकारी को उस समय तक कुछ विक्रय लागतें खर्च करनी पड़ती हैं जब वह किसी नई वस्तु को बेचने का प्रयत्न करता है। हाँ, एकाधिकारी को केवल उस टाइम पे खर्च करना पड़ता है जब वो नई वस्तु को बाजार में लॉन्च करता है। अब हम एकाधिकारी और एकाधिकारी प्रतियोगिता का एक बार डायग्राम भी बनाएंगे। तो देखो बच्चों, एकाधिकार में जो डिफरेंस अगर पूछा जाता है तो देखो इसमें ना जो मांग वक्र है ना, ये AR ये कम लोचदार होता है और MR यहाँ होता है। ये एकाधिकार के अंदर है AR एंड MR। तो बच्चों यहाँ पर जो है एकाधिकारी प्रतियोगिता में जो मांग वक्र है वो ज़्यादा लोचदार होता है। देखिएगा ये भी है AR और MR, लेकिन यहाँ पर ना इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है और यहाँ इलास्टिसिटी लेस देन 1 कहें या इक्वल टू 1 कहें, क्योंकि ये जो ज़्यादा लचीला, ये ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पर लेस देन 1 है। तो ये क्लियर हो गई है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अल्प रोजगार संतुलन की चित्र द्वारा व्याख्या करें। अल्प रोजगार जो संतुलन है चित्र द्वारा व्याख्या करें। देखो बच्चों, अल्प रोजगार संतुलन वह स्थिति है जिसमें समग्र मांग समग्र पूर्ति में समानता अर्थात संतुलन पाया जाता है, परंतु कुछ साधन बेरोजगार रह जाते हैं। इसको रेखाचित्र के द्वारा दिखाया गया है। देखो बच्चों, ये एग्रीगेट डिमांड है और ये एग्रीगेट सप्लाई है, क्योंकि हमारे पास जो श्रमिक है ना वो सिर्फ L तक हैं। इसके बाद जो सप्लाई कर्व है ऊपर की तरफ चली जाती है, यहाँ से ये सप्लाई कर्व है,
एग्रीगेट जो सप्लाई है वो इस प्रकार से मुड़ जाती है। तो यहाँ पर जो एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड है और ये संतुलन है और इसको हम बोलेंगे अल्प रोजगार संतुलन, अल्प रोजगार संतुलन। तो ये इस तरह से है। और बच्चों देखो ये मांग है, जबकि हमें मांग जितनी मांग पूर्ण रोजगार यहाँ पर है, ये है पूर्ण रोजगार संतुलन, लेकिन जितनी मांग चाहिए उससे कम मांग है, तो ये क्या है, अभावी मांग को भी दर्शाता है। ओके बच्चों, यहाँ पर हमने लिखा इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर एग्रीगेट डिमांड। इस डायग्राम को हम अच्छे से दोबारा से बनाएंगे आपके लिए। देखो बच्चों, अल्प रोजगार संतुलन का चित्र हम ऐसे बनाएंगे, आप देख लें एक बार। ये ओ एक्स है, ये ओ वाई है। यहाँ पर हमने लिखा एग्रीगेट डिमांड और यहाँ पर लिख दिया आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर ये क्या है, एम तक हम ले लेते हैं। ये टोटल जो हमारे पास क्या है, एम्प्लॉयमेंट है, कुल श्रमिक एम तक हैं और ये है एग्रीगेट डिमांड। तो देखो बच्चों, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, वहाँ पर संतुलन है क्यू बिंदु पर। ठीक है, इसका मतलब है जो एन तक, ओ से लेकर एन तक श्रमिकों को रोजगार है और जो इतनी जो दूरी बच गई ये बेरोजगारी है। ये क्या है, बेरोजगार श्रमिक हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ जो क्यू बिंदु है ये है अल्प रोजगार संतुलन। क्या है ये, अल्प रोजगार संतुलन, अल्प रोजगार संतुलन। तो ये क्लियर हो गया। ऐसे इस प्रकार से आप डायग्राम बनाएं एग्जाम के अंदर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय में अंतर कीजिए। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। देखो बच्चों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस। राजस्व व्यय वह व्यय है जो सरकार के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते। देखो बच्चों, जब सरकार व्यय करती है, खर्चा करती है लोगों के ऊपर, जैसे वृद्धावस्था पेंशन के ऊपर खर्च करती है, मिड डे मील के लिए खाना बनाती है, भेजते हैं बच्चों के लिए और बच्चों को स्कॉलरशिप भी देते हैं, तो वो जो खर्चे होते हैं ना, उनसे सरकार की कोई परिसंपत्ति नहीं बनती है। अर्थात सरकार की कोई देयता भी कम नहीं होती और सरकार को कहीं से अगर उधार ले रखा है तो वो देना भी उनका बाकी एज इट इज रह जाता है, वो भी कम नहीं होता है। इसके विपरीत पूंजीगत व्यय वह व्यय है जो सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि करता है। जैसे मान लीजिए सरकार ने मेट्रो का निर्माण किया तो सरकार की परिसंपत्ति बढ़ गई, रेलवे का निर्माण किया तो सरकार की रेलवे की परिसंपत्ति बढ़ गई। अर्थात सरकार के देयता को कम करता है। या फिर सरकार ने किसी को उधार ले रखा था, वो उसको वापस कर दिया तो उसकी देयता कम हो गई। तो देखो बच्चों, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में ये अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार शेष तथा भुगतान शेष में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्यापार शेष तथा भुगतान शेष में अंतर स्पष्ट करेंगे। देखो बच्चों, व्यापार शेष में केवल दृश्य मदें शामिल होती हैं जो दिखाई देती हैं, दृश्य मदें, जबकि भुगतान शेष में दृश्य, अदृश्य और मदें दोनों ही शामिल होती हैं। व्यापार शेष, इसमें पूंजीगत लेन देन शामिल नहीं होते हैं, जबकि भुगतान शेष में ये शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, भुगतान शेष के चालू खाते का एक भाग है। यह भुगतान शेष के चालू खाते का एक भाग है, क्योंकि देखो बच्चों, चालू खाते में क्या होती है, दृश्य मदें, अदृश्य मदें और पूंजीगत अंतरण, तो ये एक भाग है। यह संपूर्ण चालू खाते और पूंजी खाते का भाग है। व्यापार शेष यह अनुकूल, प्रतिकूल या संतुलित हो सकता है, जबकि भुगतान शेष यह लेखांकन दृष्टि से सदा संतुलित होता है। व्यापार शेष, इसके घाटे को भुगतान शेष की मदों से पूरा किया जा सकता है। भुगतान शेष, इसके घाटे को व्यापार शेष द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे पूरे 10 क्वेश्चन, यानी कि हमने 10 क्वेश्चन यहाँ आपके कराए हैं और मैं उम्मीद करूँगी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और इसी के साथ हम विराम लेते हैं। प्यारे बच्चों, जो पहली जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, क्योंकि वो सेट ए से रिलेटेड है। 2017 का जो हमारा सेट ए के 2 और 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उनकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू।